जबकि HIV छूने से नहीं फैलता। मैं उस बच्चे के साथ मेरी टाटा सफारी में उसको लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छाई अभी भी जिंदा है। अच्छा, बच्चे क्यों बाहर जाते हैं आजकल के लोग, मतलब एकदम से एक अट्रैक्शन सा है सेटल होना विदेश में। बहुत अलग कश्मीर है, एक अलग दुनिया है। हम ये सैर कर दुनिया की गाफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये लाइन मैं इसीलिए आपके सामने रख रही हूँ क्योंकि मैं आज आपको एक यायावर से मिलाने जा रही हूँ। ये सिर्फ यायावर नहीं है, बल्कि इन्होंने तमाम ऐसे काम किए हैं जो मानवता को समर्पित है। ज्यादा मैं कुछ अभी नहीं कहूंगी, आपको जब इनसे मैं मुलाकात करवाऊंगी तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और आपको पता चलेगा कि आज आप किन से मिल रहे हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मोनल सिंह जी की। मोनल सिंह जी बेसिकली जाट फैमिली से हैं। जाट फैमिली यानी कि जाट परिवार का जब आप नाम सुनते हैं तो मुझे लगता है मोनल जी सबके दिमाग में ये ख्याल आता है, अरे यहाँ बेटियां तो पढ़ ही नहीं सकती हैं। जहाँ बेटियों को जन्म लेने के बारे में भी लोग नहीं सोचते थे, यहाँ पर ये सोचा जाता है कि अगर बेटी हो भी गई तो बस इसकी शादी जल्दी से करवा दो। लेकिन आप उस परिवार में जन्म ली और आज आपका इतना बड़ा नाम है कि आप देश विदेश दोनों जगह पे आज चर्चित नाम है। तो मैम, शुरुआत कहाँ से हुई, आपके परिवार कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई और किसने ये सोच डाली कि नहीं बेटियों को पढ़ाना है? थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोनल सिंह जाट और मैं गर्व से अपने नाम के आगे जाट लगाती हूँ जिससे कि हिंदुस्तान में मेरी पहचान रहे। और डेफिनेटली मैं एक जाट फैमिली से आती हूँ, एक ग्रामीण परिवेश से आती हूँ। और हम मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के एक छोटा सा गांव है करताना, वहाँ मेरे दादा दादी रहा करते थे और वहीं से हम लोग आगे बढ़े, मेरे फादर सब लोग। और मेरे दादाजी का विज़न था एजुकेशन। एक्चुअली मेरे दादाजी ने सोच रखा था कि बच्चों को पढ़ाना है किसानी के साथ, तो मेरे फादर और मेरे बड़े पापा चाचा सबको उन्होंने पढ़ाया। और आज उनके ही विजन से आज हमारी पूरी फैमिली जो आधी से ज़्यादा विदेश में भी बस चुकी है, पूरा श्रेय उनके विज़न को जाता है। उन्होंने इतने साल पहले शिक्षा को इतना महत्व दिया, वो भी जाट परिवार में, ग्रामीण परिवेश में। इसलिए आज हम सब बेटियां, हम 5 बहनें हैं और पांचों को पापा ने पढ़ाया है। मेरी बड़ी बहन डिस्ट्रिक्ट जज है MP में, मेरी छोटी बहनें विदेश में हैं। सब आज पढ़ाई की बदौलत है। जी मैम, आप खुद ही, जैसे आप शिक्षित परिवार से हैं, आप इतनी शिक्षित हैं, आप खुद ही मध्य प्रदेश के सरकारी यानी कि गवर्नमेंट में आप असिस्टेंट ऑफिसर हैं, और वो भी ब्लड डोनेशन कैंप में। आप हर जगह ब्लड डोनेशन करवाती हैं और जो भी सरकार की तरफ से कार्यक्रम करवाया जाता है आप सब में उसमें सम्मिलित होती हैं। तो मैम, ये आपने सेक्टर कैसे चुना और आप इस लाइन में ही क्यों आगे आई? देखिए, वैसे मेरे परिवार में पूरा परिवार स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है। मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरी शादी भी एक डॉक्टर से हुई है और बहुत कम उम्र में, लगभग 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और 1 साल में बेटा हो गया था। तो मेरी पढ़ाई वहीं थोड़ी रुक गई थी, एक ड्रॉप हो गया था। लेकिन क्योंकि पढ़ाई, मुझे बहुत पैशन है पढ़ने का और उस समय भी था, तो जब मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं पढ़ाऊँगा, बच्चा बड़ा होगा, तो मैं और मेरा बेटा साथ में, यू कांट बिलीव कि मैं कॉलेज गई और वो स्कूल गया नर्सरी में। तो हम लोग साथ में दोनों ने पढ़ाई शुरू करी। तब से कारवां फिर रुका नहीं। फिर मैंने अपनी 8 साल तक लगातार मैंने BA MA MBA पूरा सब पढ़ाई करती रही। और फिर ये मध्य प्रदेश शासन में एक जॉब का निकला था वैकेंसी, तो मैंने अप्लाई किया और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की अब पोस्ट पे हूँ मध्य प्रदेश शासन में। पूरे प्रदेश का ब्लड सेफ्टी, ब्लड बैंक्स का प्रोग्राम मैं देखती हूँ और साथ साथ अपने सारे शौक घूमने के भी पूरे करती हूँ। मैम, आप एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट में हैं, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है आज के लिए देश में, क्योंकि अमूमन महिलाओं को अगर हम ले लें तो उनका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो काफ़ी लो रहता है। इस वजह से उनका जो शरीर का विकास है वो भी कभी कभी नहीं हो पाता है, कैंसर की भी शिकार हो जाती हैं और यहाँ तक कि जब वो बच्चा डिलीवर करती हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है और बच्चा भी अच्छा विकसित नहीं हो पाता है। तो मैम, आज क्या स्टेटस है और आज क्या हमारे देश की हालात है ब्लड को लेकर के? देखिए, ब्लड की बात करें तो अब तो लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है। जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप्स लग रहे हैं, लोग खुद ब्लड डोनेट कर रहे हैं आगे आके। पर डेफिनेटली महिलाओं का प्रतिशत आज भी बहुत कम है। हमारे प्रदेश या देश में जितना भी ब्लड डोनेशन होता है, मुश्किल से 7-8% महिलाएं आगे आके ब्लड देती हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि या तो वो अंडरवेट होती हैं, आजकल एक फैशन है डाइटिंग का,
तो उस वजह से 45 केजी से ऊपर वाला व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। और या फिर हमारे ग्रामीण परिवेश में उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो हीमोग्लोबिन कम रहता है। तो वो दोनों चीज़ें, या हमारे समाज में मोस्टली महिलाएं घर की ये सोचती हैं कि चलो पहले सबको खिला दिया जाए फिर खाया जाए, तो वो खुद के न्यूट्रिशन पे कभी ध्यान नहीं देती हैं, तो इसलिए हीमोग्लोबिन कम रहता है तो ब्लड डोनेशन नहीं कर पाती। और देखिए ज़्यादातर ब्लड महिलाओं को ड्यूरिंग डिलीवरी, खासकर गाँव में तो इतना कम हो जाता है हीमोग्लोबिन की महिलाओं को रक्त ज़्यादा लगाना पड़ता है डिलीवरी के टाइम। तो महिला हो के हम ब्लड डोनेट नहीं करते, और ऊपर से फिर घर में अगर बच्चे ब्लड डोनेट करने जाते हैं, यंग बच्चे, तो उनको भी महिलाएं कई बार मिथ्स के चलते रोकती हैं कि कमजोरी आ जाएगी मत दो। तो मेरा सिर्फ एक विजन है कि हम हर घर में एक महिला को ही रक्तदान के लिए जागरूक कर दें तो उसकी पूरी फैमिली अपने आप ब्लड डोनर बन जाएगी। तो हमारे देश में एटलीस्ट जो ब्लड की कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। मैम, मैंने ये भी सुना है कि आपने एक लड़की को भी अडॉप्ट किया है, तो इसकी ज़रा कहानी बताइए। हाँ, मैंने एक बेटी को अडॉप्ट किया है उसकी पढ़ाई के लिए। एक्चुअली मैं खासकर बच्चों के लिए मैं बहुत मेरे दिल में एक अलग फीलिंग रहती है, और अगर वो लड़की कन्या है तो मेरा एक ड्रीम था। जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की थी वहाँ जब मैं गई लौट के, कस्बा था, मेरे पापा वहाँ मेडिकल ऑफिसर थे, तो मुझे ये था कि मैं उसी स्कूल में एक बच्ची को पढ़ाना चाहूँगी। तो एक बच्ची मुझे मिली टीचर्स के द्वारा, और अभी उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया है। उसको मैंने कहा है तुम जहाँ तक पढ़ोगी पूरी लाइफ, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जो बनना है तुम्हें मैं पढ़ाऊँगी। और बच्ची को पढ़ाई के लिए गोद लिया है, साथ साथ एक बच्चे को भी मैंने गोद लिया है। और उस बच्चे को तो मैंने उसका पूरा जीवन यापन के लिए ही गोद लिया है, क्योंकि वो HIV एड्स पीड़ित बच्चा है। उसके पेरेंट्स की डेथ भी HIV एड्स से हुई थी, और 10 साल करीब उसकी उम्र है, और वो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में रह रहा है। उसको अपनी माँ से ही, मदर टू चाइल्ड पेट से बाय बर्थ HIV है, तो बहुत मुश्किल हालात हैं उसके लिए जीवन के। लेकिन मुझे ये था कि एक बच्चे को भी मैं उसके तो मैं हर तरह से उसका जीवन यापन, उसकी जो ख्वाहिशें, जो इच्छा, घुमाने ले जाना उसको महीने में एक बार, उसको हर चीज़ देना जो उसको पसंद है, वो सब मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि उसको खुश रखूँ। भगवान उसको बहुत लंबी उम्र भी दे। पर मैं लोगों से अपील करती हूँ, अगर जो लोग सुन रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत HIV एड्स पीड़ित बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो कृपया कुछ संस्थाएं या लोग आगे आएं और ऐसे करके अपने शहर, अपने प्रदेश या देश में कहीं भी एक बच्चा तो अडॉप्ट करें, जिससे उसकी जीवन आसान हो। सही बात है मैम, और ऐसा लोगों को करना चाहिए ताकि वो अपने आप को अलग ना पाएं, क्योंकि आज भी HIV एड्स वाले जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को बहुत अलग समझते हैं। उनको लगता है कि वो क्यों आए हैं इस धरती पे, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। उसका एक कारण है सिर्फ क्योंकि आप अमूमन आप बच्चे देखेंगे रोड्स पे जो गरीब हैं, स्लम में हैं, या कुछ बच्चे नशा करते हैं, सरकार बहुत योजनाएं या NGOs उनके लिए आगे आते हैं। मैं सब चीज़ें मानती हूँ, करना चाहिए, पर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत कम है लोग जो HIV एड्स बच्चों के बारे में जानते हैं। बिल्कुल। उसका कारण है उनके साथ इतना बड़ा स्टिग्मा जुड़ा है छुआछूत का, जबकि HIV छूने से नहीं फैलता। मैं उस बच्चे के साथ मेरी टाटा सफारी में उसको लेके जाती हूँ, महीने में एक बार उसको घुमा के लाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, बैठती हूँ, छूती हूँ, उसको दवाई लगाती हूँ, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है स्किन में, कोई HIV एड्स छूने से नहीं। पर लोगों में इतना बड़ा डर और स्टिग्मा है, तो उन बच्चों को ना तो कहीं खेलने बच्चों को मिलता है सोसाइटी में दूसरे बच्चों के साथ, ना उनको स्कूल में एडमिशन मिलता है, ना उनको कहीं पब्लिक प्लेस पे, या जो लोग जानते हैं उनके अगल बगल के घर के लोग, उनके मोहल्ले कॉलोनी के, कोई नहीं आना चाहता उनके पास। तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा और डर है जो सोसाइटी से दूर करना है, कि हमें, अगर हम उस बच्चे को गोद में प्यार से बिठाएंगे तो हम HIV नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो बस उन बच्चों के साथ ये दूसरी चीज़ है जो उनको दूसरे अनाथ या गरीब बच्चों से दूर अलग बनाती है। तो इस वजह से उनके, और एक तो उनके साथ ये बीमारी है, तो गॉड नोज वो कितने साल तक जिएंगे, एक ये भी उनके साथ है। तो हम चाहते हैं कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन दें और अच्छी लाइफस्टाइल दें, ताकि भगवान ने उनकी जितनी उम्र दी है वो अच्छे से उतना जीवन यापन इतना कर सकें। सही बात है मैम, और ये लोगों को समझना भी चाहिए। हाँ। खैर मैम, आपका फैमिली जो है पूरा हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हेल्थ में अलग अलग सेक्टर्स में लोग हैं। आप खुद बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप अटेंड करती हैं जिसमें आप ये जानती हैं कि ब्लड से रिलेटेड चीज़ों में हम और क्या तरक्की कर सकते हैं और कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी ही दिनों बाद 15 अगस्त आ रहा है, हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, भारत की आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हम अपने हेल्थ से, स्वास्थ्य जो खराब होता है उससे अभी तक पूरे तरीके से भारत आज़ाद हो पाया है, कि अभी भी वही स्थिति है जो एक आज़ादी के टाइम थी?
इसमें तो देखिए दो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं ग्रामीण कस्बों में भी गई हूँ और मेट्रो सिटीज़ में भी बाहर, तो दोनों आपको देखने को मिलता है। आज़ादी से अभी तक बात करें, 75वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सिनेरियो बदला है। हेल्थ में हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं लोग। आप देखेंगे अब हम लोग अपने पुराने ज़माने की तरफ जा रहे हैं। योग है, न्यूट्रिशन है, हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं कि हम घर में उगाई सब्जियां खाएंगे, हम कोई केमिकल नहीं खाने में यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम योग की तरफ जा रहे हैं बजाय कि हम दूसरी दवाइयों के। लेकिन कभी कहीं एक तरफ ऐसा भी है कि उनको जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जीने के लिए, तो वो उस अपनी हेल्थ के बारे में तो सेकेंडरी उनके लिए सोचना। कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो मैंने दोनों सिनेरियो देखे हैं। एक तरफ तो बहुत चेंज आया है, आप हम सब बड़ा हेल्थ का ध्यान रखते हैं, नो डाउट, पर एक तरफ ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जिनको अभी तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए कि वो हेल्थ तो बाद में सोचते हैं अपने Exactly. वो चीज़ें अभी भी हैं और इन चीज़ों को सुधारना चाहिए, तभी शायद हम अपने खराब हेल्थ से आज़ादी पा सकेंगे। और इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शायद सबको यही संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने हेल्थ को एलिफेट कर लें, तब बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। खैर मैम, ये तो बात हो गई हेल्थ से रिलेटेड और तमाम चीज़ों से रिलेटेड। अब आते हैं इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो मैं जानना चाहती थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ट्रैवलर और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी ट्रैवलर से मिलती हूँ। सो मैम, आप यायावर रही हैं, राइट? मैं एक नाम आपको ये दूंगी और आप काफ़ी घूमी हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही 2 लाइन्स कही थी, वो पूरे तरीके से आपको सूट करता है। मैम, क्या एडवेंचर रहा है और क्या आपने एडवेंचर किया अपने लाइफ में, थोड़ा सा ये बताइए। हाँ, घूमना मेरा पैशन है, घूमना मेरी ज़िंदगी है, घूमना मेरी सांसें हैं। मतलब मैं कहूँ कि मैं घूमने के बिना जिंदा नहीं रह सकती शायद, क्योंकि ये मेरे अंदर रचा बसा है। और ये भी मैं एक तरह से इसका श्रेय मैं फादर को देना चाहूँगी कि हम जब बचपन में बड़े होने ग्रोन अप एक एज में थे तो हम पापा के साथ बहुत घूमे, बहुत। पापा डॉक्टर थे तो इतने इंटीरियर जाते थे, बीमारियाँ फैल रही हैं, दवाइयाँ जंगलों में, गाँव में, तो उनको एक शौक था कि मतलब मैं साथ में मोस्टली जाती थी। तो मैंने वो दुनिया उस समय देखी कि घूमना, आप आदिवासी एरिया में जा रहे हो, इतने इंटीरियर जहाँ उनको खाने को नहीं है, दवा बीमारी फैली, तो वो घूमने का एक शौक, दुनिया देखने का, जानने का कि कितने तरह के लोग हमारे दुनिया में बसे हैं, वो तब से लगा। और फिर हम बड़े होते गए तो घूमना एक, देखिए हर हिंदुस्तानी या कोई भी व्यक्ति को लगता है कि हमें घूमने के लिए तरह तरह की जगह जगह जाना चाहिए, पर मेरा घूमना थोड़ा अलग टाइप से रहता है। मैं टिपिकल टूरिस्ट न बन के अपने पैशन उसमें पूरे करती हूँ। जैसे मुझे ऑफ रोडिंग का पैशन है, एसयूवी ड्राइविंग का, और मुझे एडवेंचर का पैशन है। टाइगर तो मैं बहुत पैशनेट हूँ, टाइगर जंगल के लिए। तो मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेती हूँ जिस एरिया में जाती हूँ। वैसे मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी बहुत पसंद हैं, अपनी हिस्ट्री को जानना हिंदुस्तान की। और आप सोलो ट्रैवलर भी रही हैं? हाँ, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। इनफैक्ट मैं पूरे कंट्री या आउट ऑफ कंट्री में, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस सोलो ही घूमती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, तो उनकी खुद की ऐसी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो ज़्यादा जा नहीं सकते। बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, मेरी फैमिली भी सब अपने अपने जगह बिजी है, और किस्मत से भगवान ने मुझे जॉब भी ऐसी दी कि जिसमें मुझे मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी घूमना है। तो इसलिए मैंने इतना घूमा है, मोस्टली सोलो ही ट्रैवल। अपना मध्य प्रदेश तो पूरा ही घूमा है, लगभग पूरी कंट्री, और बाहर भी लगभग 15-20 कंट्रीज घूम ली हैं। मैम, सबसे पहले तो आप एक औरत हैं और आप सोलो ट्रैवलर करती हैं, आप एसयूवी से जाती हैं, किसी गाड़ी से आप जाती हैं ऑन रोड, तो कभी भी ये खतरा होता है कि आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन कभी आपको डर नहीं लगा कि आप अकेले जा रही हैं इस कंट्री में, जहाँ पे थोड़ा सा लोग, एक औरत खुद ही हिचकिचाती है कि मैं कैसे जाऊँ, कहीं कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, तो ये कैसे सफ़र आपका रहा? नहीं, डर नाम की शायद कभी कोई चीज़ अंदर रही ही नहीं। मैंने डरना कभी सीखा नहीं, मेरे पापा ने यही सिखाया है कि डरना तो कभी है नहीं। तो अंदर ऐसा वो बैठा है कि डर कभी किसी बात का लगा नहीं। ऊपर वाले ने भी भरपूर साथ दिया। और जब आपके अंदर डर नहीं होता है ना, कि आप कहीं भी निकल पड़ते हो, आपको ये लगता है कि भगवान मेरे साथ है और मैं अकेले काफ़ी हूँ सब चीज़ों से निपटने के लिए। और मेरी गाड़ी में हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ मैं अपने साथ कि कभी ऐसी मुश्किल विपरीत परिस्थितियों में फंस जाऊँ तो आपको ऐसी 8-10 चीज़ें मिलेंगी कि मुझे मालूम है कि मैं इन सब चीज़ों से
निकल जाऊंगी थोड़ी मुश्किलों के बाद। और हाँ, जहाँ तक रही गाड़ी खराब होने की बात, तो मैंने गाड़ी की बेसिक्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख ली हैं, मुझे आती है कि वो मैं कर सकती हूँ। ये जो आप बता रही हैं, ये सोलो ट्रैवलर जो लड़कियां जाती हैं उनको काफी ज्यादा इससे शिक्षा मिलेंगी और काफी कुछ सीखेंगी। दैट्स व्हाई मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि वो अकेले अगर जा रही हैं डेफिनेटली तो उनको क्या क्या करना आना चाहिए। टायर सबसे पहले तो आपको टायर बदलना आना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, टायर पंचर हो जाए तो बस खड़े रह के बेचारा देखना ही है। अब एसयूवी में, सफारी जैसी गाड़ी में टायर बदलना नो डाउट बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि मतलब एक काफी उसमें पावर भी लगता है। और मुझे हालांकि इन सब चीज़ों से वो नहीं है, मैं आराम से कर लेती हूँ। मुझे तो इवन मैं उसमें भी एक एडवेंचर देखती हूँ कि आपकी गाड़ी रोड पे खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, अब आप खुद ही कोशिश करो ना, वो भी तो एक एडवेंचर का पार्ट है। वो भी एडवेंचर है ना, तो उसको एंजॉय करके करोगे तो कभी ये नहीं लगेगा कि अब मैं क्या करूँ, कैसे किसी की हेल्प लूँ। मैम सीरियसली बहुत कुछ आपसे इस बारे में तो सीखने को मिला कि कैसे ट्रैवल करना, और नेक्स्ट टाइम मैं भी ये ज़रूर करूँगी। अच्छा मैम, आप डिफरेंट कंट्रीज़ भी घूम के आई हैं, करीबन 24 से 25 कंट्रीज़ आपने घूमा है। आप इंडिया पूरे अच्छी तरीके से जानती है, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई पार्ट अभी आपसे बाकी होगा बहुत ज़्यादा जो आप नहीं घूमी होंगी। क्या लगता है कि इंडिया में सेटल होना ज़्यादा अच्छा है या फिर फॉरेन कंट्रीज़ ज़्यादा बेस्ट है? हाँ, ये तो आपने मेरे दिल को छूने वाला क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मैं ज़रूर बाहर गई हूँ काफ़ी कंट्रीज़, और ऑस्ट्रेलिया तो लगभग साल में एक बार मेरा 1 महीने के लिए फिक्स होता है, मैं जाती ही हूँ। लेकिन मैं सब जगह गई हूँ, सब चीज़ें देखी हैं, सब कल्चर देखा है, हर कंट्री की अपनी अलग अहमियत है, पर मुझे लौट के अपने घर ही आना अच्छा लगता है। और हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप बाहर सेटल होना चाहते हो, या मेरा बेटा हमेशा कहता है कि आपको फ्यूचर में तो यहीं आना है पापा और आपको सेटल, तो मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कुछ महीने हम आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अनटिल अनलेस जो अपनी कंट्री, अपना घर, अपनी चीज़ें होती है ना, वो आपको वापस खींच लाती हैं। और मैं आई एम वेरी मच मॉडर्न बट विद माई ट्रेडिशनल वैल्यूज़। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के साथ रहना अच्छा लगता है। और वही एक चीज़ है कि भारत में इतनी भीड़ है, लोग कहते हैं अच्छा बच्चे क्यों बाहर जाते हैं, आजकल के लोग मतलब एकदम से एक अट्रैक्शन सा है सेटल होना विदेश में बच्चों। पर मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ कितनी भी चीज़ें हैं, हम हमेशा नेगेटिव देखेंगे, रोड पे भीड़ है, इतना करप्शन है, भ्रष्टाचार है। आप अपने देश की खूबसूरती और दूसरी चीज़ों को भी तो फील करिए, अपनेपन को। वो जब आप फील करेंगे ना, तो आप भारत में रहना चाहेंगे। तो लाइक भारत में भीड़ है, पर भीड़ में ही सुकून है। यहाँ जो हम फेस्टिवल मनाते हैं वो कोई कंट्री नहीं मनाता है। जो हम एक साथ होली पे, दिवाली पे पूरा फैमिली गैदर होता है, वो विदेश में नहीं हो सकता है। वहाँ इतना टचिंग या अपनेपन की फील थोड़ी कम आती है। वहाँ भी गैदरिंग होती है, पार्टीज होती है, उनके कल्चर से वो लोग सब करते हैं। बट वो जो हम यहाँ, जैसे मैं इतनी जगह गई हूँ, हम बहुत इंटीरियर भी गए, एक अनजान शख्स से भी अगर मैं बात करती हूँ हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, तो मुझे अपनापन लगता है। जाने क्यों? वो चीज़ आप वहाँ मिस करते हो। वो क्या है ना कि हिंदुस्तान में आप किसी भी पार्ट में जाएंगे तो वो जो उनका कल्चर है, जो उनका खाना है, वो आपको खिलाना चाहेंगे कि आप ये ट्राई कीजिए, आपको ये अच्छा लगेगा। वो आपको फॉरेन कंट्रीज में नहीं मिलेगा। वो चीज़ें डेफिनेटली। आप कहीं भटक जाओ, आप कहीं परेशानी में पड़ जाओ, तो आप बेहिचक होकर अपने मन में भरोसा और हिम्मत रख के किसी अनजान से भी हेल्प लो, तो आपको लोग हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है, अच्छाई अभी भी जिंदा है। मैं हमेशा पॉजिटिव फ्रेम से देखती हूँ चीज़ों को। दैट्स व्हाई ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। यस यस। मैम, अभी आपने क्लास ट्रिप की थी, तो उस बारे में ज़रा बताएं, और वहाँ पे क्या खास रहा? हाँ, अभी मेरी लास्ट ट्रिप रिसेंटली मैं कश्मीर गई थी, और मैं अभी कश्मीर से रिसेंटली 5-6 दिन पहले ही वापस आई हूँ। और कश्मीर मेरा ही नहीं, मोस्टली लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन होगा। क्योंकि हम हिंदुस्तान में जब हम पैदा होते हैं और जब हम पलते बढ़ते हैं, तो हम अपने किताबों में, कोर्स में, एक बचपन से कश्मीर के नाम पे एक दिमाग में रहता है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और हर व्यक्ति की चॉइस के अकॉर्डिंग उसकी फ्रेम अलग अलग होती है कश्मीर को लेके। तो मैं भी एक अलग फ्रेम लेके कश्मीर गई थी। मेरा भी ड्रीम था, कोइंसिडेंस भगवान ने इतने सालों बाद अब पूरा किया। तो मैंने कश्मीर में एक गाड़ी हायर की। मैं 8-10 दिन मुझे रहना था वहाँ, और कश्मीर को मैंने बहुत अलग अलग एंगल्स से देखा। मैं टिपिकल वहाँ के प्लेसेस घूमने नहीं गई थी कि मुझे वहाँ पहाड़, पेड़ और ये नदियाँ, वो तो अच्छा लगता है, वो तो मुझे घूमना था ही। मुझे बहुत अलग एंगल से देखना था कि आफ्टर ऑल व्हाट इज़ कश्मीर। जैसे हम लोगों को बताया जाता है, दिखाया जाता है, या हमने पढ़ा है, तो वो सब बहुत दिमाग में ऐसे मतलब विचार उलझते थे कि वाकई में क्या है। तो जब मैंने खुद जाके देखा वहाँ कश्मीर, तो बहुत अलग कश्मीर है, एक अलग दुनिया है, हम ये कह सकते हैं। मैंने पूरा वर्ल्ड घूमा है, लगभग पूरा वर्ल्ड तो नहीं, 15-20 कंट्रीज़ जो घूमी है, पूरा हिंदुस्तान लगभग घूमा है।
पर कश्मीर में डेफिनेटली कहूँगी, एक वर्ड है मेरे पास कि कश्मीर वाकई जन्नत है। कश्मीर एक अलग दुनिया है। कश्मीर आप जब जाते हो तो आप अपने आप को भूल जाते हो और आपको ये लगता है कि आपने ये पहले क्यों नहीं देखा। मतलब आपने कितनी बड़ी चीज़ मिस की। तो वहाँ जाके मुझे लगा, वहाँ कश्मीर में मैं लाल चौक गई श्रीनगर के, वो जाना तो मेरे लिस्ट में सबसे फर्स्ट था क्योंकि लाल चौक मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने लाल चौक अपने कोर्स की किताबों से लेके न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी बहुत देखा, पढ़ा, सुना और मेरे को इस कंट्री से बहुत लगाव है। मतलब आई लव माई कंट्री लाइक एनीथिंग। तो मैंने लाल चौक स्पेशली मैं 2-3 घंटे विदाउट रीज़न मैंने उस जगह को एक्सप्लोर किया। मैंने वहाँ पे अपने इंडियन फ्लैग को फील किया, उस इंडियन तिरंगे को, हमारे झंडे को, जो देखने के लिए शायद हम बरसों बरस तरसे हैं। हम हर हिंदुस्तानी को लगा कि इस जगह पे आज मेरे देश का झंडा है। तो वो गर्व का पल मैं आपको शब्दों में नहीं बयान हो सकता। उसको फील करने के लिए आपको उस जगह जाना पड़ेगा और उसको जैसे मैंने फील किया ना, उस नज़र से शायद आप फील करेंगे। मतलब आई वॉज सो इमोशनल दैट टाइम कि मैं इस जगह पे हूँ। एक्चुअली जब आप जाते, मैं भी 5-6 दिन कश्मीर रह के आई और लाल चौक हम लोग भी गए, बट वहाँ पे जो जाके एक तिरंगे का फील आता है ना कि ये मेरा कंट्री है और ये मेरा कश्मीर है, ये हमारा है। जो बहुत बहुत अलग फील आता था। अच्छा, आप जगह जगह पे जो जवानों को खड़ा होते हुए देखती हैं, आपको वहाँ कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनने का मन नहीं करेगा, आपको वहाँ सिर्फ पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनने का मन करेगा। और जगह पे कश्मीर का एक्चुअली वो जगह तिरंगे के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आप पढ़ेंगे, मैंने तो जैसे ही वहाँ देख के आई उसके बाद तो मैंने अपने मोबाइल पे इंटरनेट खोला और चीजें पढ़ी उसके बारे में, और वहां आप खड़े हो के आपको गूज बम्प आता है। मतलब आपको लगता है कि आप अपनी कंट्री में हो और इसके लिए लोगों ने कितनी जानें गंवाई होंगी इस चीज़ के लिए, जहां हम वी आर सो लकी कि हम उस चीज़ को देख रहे हैं। इसके अलावा मैंने कश्मीर के बहुत छोटे छोटे विलेजेस में गई, मैंने वहाँ के लोगों से बात की। वो तो मतलब मेरा पर्सनल टूर का हिस्सा था। मैं कोई ये ऐसा सोच के नहीं गई थी, मुझे एकदम टिपिकल टूरिस्ट नहीं चाहिए था वहाँ टूरिज्म। मैंने जाते से अपने ड्राइवर से कहा था कि भैया मुझे अनटच्ड कश्मीर ले जाना। अनटच्ड मीन्स कि मुझे ऐसी जगह ले जाना कश्मीर के, मुझे जहाँ सारे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ मत ले जाओ आप, मुझे ऐसे छोटे छोटे विलेजेस। तो मैंने वहाँ लोकल कश्मीरियों से बात की, वो भी आप हम जैसे हैं, वो भी हिंदुस्तान में शांति चाहते हैं, वो भी उनके कश्मीर में शांति चाहते हैं, अपनी लाइफ में शांति। हाँ, अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो वाकई आप खुद जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज रियल कश्मीर। एंड बहुत उन लोग फ्रेंडली नेचर के, ऐसा नहीं कि आपके साथ फ्रेंडली नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे नेचर के हैं। सो सीरियसली आपको कश्मीर जाना चाहिए अगर आप अभी तक नहीं गए। और वहाँ एक बात और बता दूं, वहाँ कोई डर नहीं लगता। हम लोगों को ऐसे ही बेकार में कश्मीर के नाम पे इतना वो किया जाता है। मैं तो सिंगल सोलो ट्रैवलर फीमेल गई थी कश्मीर, कोई डर नहीं लगता वहाँ, डर जैसी कोई बात नहीं है वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिम्मत करिए, आप बिल्कुल अपने और रखिए। आपकी आर्मी जगह जगह हमारी इंडियन आर्मी लगी हुई है आपकी रक्षा के लिए, तो वहाँ डर जैसी कोई फीलिंग नहीं है। नहीं तो मैम, मैंने ये भी सुना, ये तो आपने कश्मीर के बारे में बात की, अब बात करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया बाबा बर्फानी के यहाँ। वहीं जहाँ पवित्र गुफा है उसके 1-2 किलोमीटर की रेंज में ही बादल फटा और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन बात यह है कि हिंदुस्तानियों के मन में फिर भी जज्बा कम नहीं हुआ और फिर भी लोग जा रहे हैं हर हर महादेव करके, और लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। आप उस जगह पे घूम के आई हैं और आप उस जगह को आपने एक्सप्लोर किया है, कैसा था मैम एक्सपीरियंस वहाँ पे? वो भी बहुत एक अलग अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बाबा बर्फानी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन भी हुए हमारे। मैं 1 जुलाई को वहाँ थी, जो सेकेंड डे था यात्रा का, और यात्रा बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है, बहुत डेंजरस है। मैंने इतनी यात्राएं की पर रियली मेरी लाइफ की मोस्ट डेंजरस एंड टफेस्ट वो यात्रा थी, जिसमें हर एक पल, हर एक इंच आपको बस नीचे गहरी खाई 1000 फीट और आप 1 सेकंड और आप नहीं। तो वो ऐसा लगता है कि भगवान आपको अपनी गोद में उठा के ले जा रहे हैं और गोद में लाके छोड़ रहे हैं। मतलब सेफेस्ट हो आपकी गॉड की कृपा से कि वही आपको ले जाते हैं और वही आपको लाते हैं, आप उनका भरोसा करके जाते हो। और हम जैसे ही लौट के वहाँ से आए, उसके 4-5 दिन बाद वहाँ पे जो बादल फटने की घटना और इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, तो बिल्कुल ऐसे एक एक पल वो सारी जगह याद आ रही थी। बार बार मैं अपने वीडियोस देख रही थी और मैं वाकई सोच रही थी कि देखो कुछ दिन पहले मैं उसी जगह और आज इतने पता नहीं कौन कितने बेचारे वो बदनसीब लोग थे जो वहाँ जाके उस जगह में
फंसे, हाँ बहुत तकलीफ भी हुई है देख के, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हमारी यात्रा निर्विघ्न और बहुत अच्छी संपन्न हुई। नो डाउट वहाँ प्रॉब्लम्स बहुत हुई, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत तकलीफ भी देती हैं, पर अब जब आप बर्फानी बाबा के दर्शन करते हैं ना, मतलब वो सेकंड, वो पल में सारी तकलीफ़ें आपकी उतने घंटों की दूर हो जाती हैं, वो एक सेकंड में। बिल्कुल। यात्रा की तकलीफें जो हम ड्यूरिंग यात्रा हमें प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ की और जो भी, बस उनके दर्शन मात्र से ऐसे कष्ट दूर हो जाते हैं। वो बिल्कुल सही लगा वहाँ जाके। उन्हीं से संसार है मैम, और वही सत्य हैं, Really? वही सत्य हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत जो भी उसमें गए हादसे में जिनकी जाने गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन बाबा बर्फानी की यात्रा वाकई बहुत अच्छी होती है और आपने वो कर ली, तो ये बहुत किस्मत वाली बात है। मैम अब ये बताइए कि आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की, आपने हेल्थ भी देखा, आपने मानवता पे भी काम किया, आपने ब्लड डोनेशन कार्यक्रम भी किया, आप घूमी, आप सबसे बड़ी चीज़ कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया। अब की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, अब आगे का क्या मिशन है? इसमें आप ये कह रहे हैं क्या इनडायरेक्टली कि महिलाओं की उम्र नहीं पूछते, तो बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा तो है लेकिन यस, हाँ मतलब आई एम मिडिल एज वुमन। यस। और मैंने घूमा बहुत है। मेरी लाइफ का आप देखिए एक ही विजन है, जो हो सकता है मैं इस फील्ड से हूँ इसलिए। मेरी लाइफ का पहला तो ये विज़न है क्योंकि मैं रेगुलर ब्लड डोनर हूँ, मैं हमेशा हर 3 महीने में, साल में 3 से 4 बार मैं ब्लड डोनेट करती हूँ। तो मेरा एकमात्र विज़न है, हो सकता है जॉब की वजह से और हो सकता है मैं रेगुलर ब्लड डोनर हूँ, कि कभी भी मेरे इंडिया में, मेरे भारत में और मेरे नॉलेज में तो कम से कम कोई भी व्यक्ति, कोई महिला ब्लड की कमी से डेथ ना हो। ये मैं हमेशा इसको लेके चलती हूँ इतने सालों से, कि मेरे नॉलेज में रात को 2 बजे भी कोई फ़ोन आता है तो मैं कोशिश करती हूँ पूरे एमपी में भी या इंडिया में भी कि ब्लड अरेंज कराऊँ इमीडिएट, तो ब्लड की कमी से कभी किसी की डेथ ना हो। और दूसरा एक मेरा लाइफ का उद्देश्य है बच्चों को लेके, खासकर HIV एड्स पीड़ित बच्चों को लेके, जो बेचारे बिना पेरेंट्स के जी रहे हैं और जिनका जीवन बहुत कठिन है। अब तो मैं उन्हीं के लिए काम करूंगी, ये मैंने अपने जीवन का एक वो मान लिया है कि मुझे उनके लिए ही, उन बच्चों के लिए, जैसे मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया है वैसे मुझे अब आगे उन बच्चों के लिए काम करना है। जितना भी जीवन है मैं ऐसे बच्चों की सेवा में समर्पित होकर लगाऊंगी, ताकि आज मैंने एक बच्चे को उसकी इच्छाएं पूरी करी या घर दिया, ऐसे जितने भी बच्चे हैं हमारे प्रदेश या देश में, उनको भी कहीं ना कहीं एक वो मिल जाए कि उनके सिर पे छत हो और उनको खाने को मिले और उनका जीवन अच्छा गुजरे आगे। जी, ये मेरा एक ही उद्देश्य है लाइफ का। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आई होप कि आप फिर से आए और फिर से हम कुछ चर्चा करें। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। थैंक यू।